Good morning students. Today we are starting class 7th Sugam Bharati Hindi chapter 2 समाज सेवा NCERT बुक्स का चैप्टर 2 है समाज सेवा। समाज सेवा क्या होता है स्टूडेंट? समाज जब एक संगठन का में बंधा होता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग मिले होते हैं, उन सब लोगों की सहायता करना, ठीक है। समाज के किसी भी वर्ग की सहायता करना ही समाज सेवा कहलाता है। यहाँ पर अब हम इसी समाज सेवा का जो महत्व होता है उसको हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता, उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। देखिए हम लोग सब क्या है, मनुष्य, अगर हम चाहें भी तो अकेले नहीं रह सकते। क्या रह सकते हैं? अगर हम अपने घर में अकेला रहना चाहते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह लेंगे। कितने दिन हम अकेला रह सकते हैं? हमें अपने आसपास एक जो ग्रुप होता है, एक समाज जिसको कहते हैं हम, उसकी आवश्यकता पड़ती ही है। विभिन्न प्रकार के भांति भांति के 30 त्यौहार मनाने के लिए, ठीक है, कहीं आने जाने के लिए, परिचय बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का दुख साझा करने के लिए हमें समाज की आवश्यकता पड़ती है। यूँ तो और भी कई प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं, परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य के समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। देश काल और अवस्था के अनुकूल उसने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए हैं, मतलब उचित परिवर्तन किए हैं, और ऐसे परिवर्तन अब भी होते जा रहे हैं। इसी से मनुष्य समाज उन्नतिशील है और अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है इस धरती पर आया ज़रूर है, लेकिन वह क्या है, परिवर्तनशील जीवन अपनाता है। इसीलिए उसने अपनी प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है उसी को हम समाज कहते हैं। समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। जहाँ समता का अभाव है वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं है। समता अर्थात सभी का एक समान मिलजुल कर एक गठन के अंदर रहना, अर्थात एकता का परिचय देना। क्योंकि किसी भी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं। तब उनसे फूट भी पैदा होगी और एकता का नाश होने पर समाज की अवनति भी होगी। समाज की अवनति होने पर व्यक्ति विशेष की अवनति भी अनिवार्य है। सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है, अर्थात अगर समाज में कोई एक व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए सभी लोग उन्नति करते हैं। ये आपने देखा है। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ के अगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो उस प्रोडक्शंस का प्रॉफिट जहाँ पर लोगों को मिलेगा वहीं वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा, वहाँ के जो मालिक है उन्हें भी मिलेगा। तो वो अगर उनकी दिनचर्या अगर व्यवस्थित होती है तो वो अपने मजदूरों की दिनचर्या व्यवस्थित करवाते। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर एक की उन्नति होती है तो दूसरे की उन्नति स्वाभाविक है। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होगी और व्यक्ति की उन्नति से समाज की उन्नति होगी। न तो समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर सकता है और न ही व्यक्ति समाज की अवहेलना कर सकता है। मनुष्य में जैसे स्वार्थ बुद्धि होती है वैसी परार्थ बुद्धि भी होती है। मनुष्यों में हम जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं वे सभी गुण उस परार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। अर्थात जो गुण किसी में अच्छे गुण दिखाई देते हो तो उससे हम क्या बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो उसे परार्थ बुद्धि द्वारा होते हैं। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र परार्थ चिंता के कारण हमारे हृदयों में उत्पन्न होते हैं। हमें इसने अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और संतोष मिलता है वही आनंद हमें परार्थ चिंतन और परोपकार से मिलता है। इस परार्थ चिंतन में मनुष्य का कल्याण है। परार्थ चिंतन अर्थात दूसरों की जो चिंता करने का है तो उसमें क्या होता है, मनुष्य का कल्याण होता है। इसीलिए यदि कहा जाए कि परार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है तो यह सर्वथा उचित ही है। हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुखकर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे ही कामों को हम सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ है दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। सिंपल सा अर्थ है कि सेवा का कि दूसरों अगर कोई तकलीफ में है तो उसके दुखों को दूर करना, उसकी तकलीफ़ों को दूर करना। समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं है, किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य हैं। किसी भी प्रकार की
व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा ही है। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार सुपथ पर ला सके तो उससे हमने समाज की सेवा अवश्य की है। कैसे की है कि मान लीजिए अगर कोई कुमार्ग पर चलता है, कोई गलत आदतों का आदी है, तो उससे उसका परिवार बिगड़ता है, परिवार के साथ साथ उसके आसपास का माहौल बिगड़ता है, समाज का संगठन बिगड़ता है। लेकिन अगर उसे हम सही रास्ते पर आते हैं तो वो अपने परिवार की केयर करता है, चिंता करता है। परिवार अगर व्यवस्थित होता है तो आसपास का माहौल व्यवस्थित होता है, जिससे कि समाज संगठित होता है, तो एक से एक उन्नति होती रहती है। समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं है, किंतु व्यक्ति उसमें अंग अवश्य है। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना ही समाज की सेवा है। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार पर सुपथ पर ला सकें तो उससे हमें समाज की सेवा अवश्य की है। यदि हम किसी एक का ज्ञान दूर कर सके तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुँचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। समाज में एक ओर जीवन की स्थिरता है तो दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। समाज जब तक दृढ़तापूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। क्या कहा है कि समाज दृढ़तापूर्वक जब तक किसी नियम का पालन नहीं करेगा तो उसकी उन्नति नहीं होगी। इसीलिए अधिकतर लोगों को विचार करके समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है। सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है, चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट ही क्यों न हो तो भी वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो समाज द्वारा निंदनीय होगा। आपने प्राचीन समय में देखा होगा जहाँ पंच सरपंच होते हैं तो वहाँ पर एक ग्रुप बना होता है, समाज का एक संगठन होता है। वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति समाज से पृथक होकर कोई कार्य करता है, ठीक है, तो उसे उस कार्य को अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है। अगर वह समाज की मर्यादाओं को भंग करता है तो उसके लिए उसे दंड भी दिया जाता है। अधिक की भलाई का ध्यान रखकर हमें उसके लिए एक की भलाई की चिंता छोड़नी पड़ती है। परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है और फिर नई मर्यादा बनानी पड़ती है। जो लोग समाज को नए पथ का दर्शन कराते हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। सभी तरह के कष्टों को सहकर वे समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों में दृढ़तापूर्वक रहते हैं। अंत में अपनी सत्यता के कारण उन्हें विजय लाभ होता है और वे समाज के सुधारक कहे जाते हैं। अर्थात अब सामाजिक दिनचर्या में कोई कुप्रथा है समाज के अंतर, तो उसे जो दूर करने की कोशिश करता है तो उसे शुरुआत में तकलीफ़ों का सामना अवश्य करना पड़ता है, लेकिन बाद में उसे सफलता अवश्य मिलती है। नेक्स्ट पेज। वे सभी समाज के सेवक ही कहलाते हैं। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं बाद में जाकर? समाज के सेवक। समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। समाज में दीन दुखियों का अभाव नहीं रहता। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, कुछ लोग अज्ञ होते हैं, कुछ लोग कुपथगामी होते हैं। इन सब की सेवा करना, इन सब के हित के लिए काम करना समाज सेवा है। इस देश के समाज में आजकल गरीबों के उत्थान की जो चेष्टा की जाती है यह समाज सेवा ही है। उसी प्रकार नारियों की दुर्व्यवस्था दूर करने के लिए या कुष्ठ आदि रोगग्रस्त लोगों की यातना दूर करने के लिए चेष्टाएं की जा रही है। ये सभी समाज की सेवाएं हैं। देश के सभी सक्षम नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाओं में भाग लें। इससे समाज की उन्नति होगी, साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। अर्थात परोपकार क्या है? हमारा एक धर्म है। आपने एक कहावत सुनी है, परोपकार पापाय परपीडनम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर जो दिया गया था वो समाज सेवा से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। ओके, बाय।